हेलो एवरीवन। कल की जो हमने वीडियो देखी थी उसमें हमने क्रय विक्रय की गतिविधियों के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि उसमें किस स्टार लगा हुआ है, उसमें माल भेजने की प्रक्रिया के बारे में लिखा हुआ है। तो आज हम उस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। माल भेजने के जो साधन हैं वो हमारे 5 हैं। हम डाक द्वारा माल भेज सकते हैं, जल ट्रांसपोर्ट द्वारा भेज सकते हैं, जल यातायात के साधनों द्वारा, वायु यातायात के साधनों द्वारा, सड़कों द्वारा और रेल परिवहन द्वारा। इस चैप्टर में आपकी जो एक्सप्लेनेशन है वो रेल परिवहन को डीपली पढ़ने की है। वैसे तो सभी यातायात साधनों से जब आप माल भेजेंगे तो डाक द्वारा भेजेंगे तो उसकी प्रोसीड आपने 11वीं क्लास में पढ़ी थी। सड़क यातायात को द्वारा माल भेजने में आपको पहले वेट और CST देना पड़ता था। अब तो केवल रिलेटेड फॉर्म्स और बीजक ही एक दूसरे को प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, यानी कि वो हमारे डोमेस्टिक ट्रेड का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ज़्यादातर जो माल है वो सड़कों द्वारा ही भेजा जाता है, लेकिन सड़कों द्वारा माल भेजने में हमें कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं, तो इसलिए रेल द्वारा माल भेजना सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। इसमें माल हमारा सुरक्षित रहता है और माल की टूट फूट की भी इतना खतरा नहीं होता। अगर आप जल यातायात साधनों का या वायु यातायात के साधनों का यूज़ करेंगे तो वो आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में आ जाता है। ये दोनों चैप्टर आपके BO के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं। इन चैप्टर्स को हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अब जो हमारा चैप्टर है रेल द्वारा माल भेजने की विधि, इसको हम देख सकते हैं। रेल द्वारा माल भेजना हमारा 2 तरीके से भेजा जाता है। पहला हमारा मालगाड़ी द्वारा। आपने देखा होगा कि रेल के पीछे केबल बॉक्सेस लगे होते हैं साथ में, और उसमें मालों को भेजा जाता है सवारी गाड़ी द्वारा। सवारी गाड़ी यानी कि हम भी जा सकते हैं और हमारा गुड्स भी जा सकते हैं। मालगाड़ी द्वारा हम रेल से अपना माल भेज सकते हैं, सवारी गाड़ी द्वारा भी भेजा जा सकता है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? अगर हम इन दोनों टॉपिक्स को अलग अलग एक्सप्लेन करते तो हमें समझने में और लर्न करने में काफ़ी दिक्कत होती, इसलिए हम इसको केवल डिफरेंस के तौर पर समझेंगे। एक बात और याद रखिए, आज की जितने भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सभी की सभी हमारे वेरी शॉर्ट में 2 मार्क्स में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मालगाड़ी द्वारा सामान भेजना, इसके अंतर्गत हम वो वाला माल भेजते हैं जिसका मूल्य अधिक नहीं होता और जिसका टूटने का भय भी नहीं होता। जिनका वज़न ज़्यादा होता है, सपोज़ कीजिए जैसे कोयला हुआ, कोयला मालगाड़ी द्वारा भेजा जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे जिन वस्तुओं का मूल्य अधिक नहीं होता, जिनके मार्ग में टूटने का भय नहीं रहता, जिनके मार्ग में खोने का भय नहीं रहता, ऐसा माल हम मालगाड़ी द्वारा भेजा जा सकता। इस साधन के द्वारा माल भेजने में हमें एक फॉर्म भरना पड़ता है। ये रेल इस अधिकारियों द्वारा निःशुल्क दिया जाता है और इस फॉर्म को कंसाइनमेंट नोट बोलते हैं, प्रेषण पत्र। ये भरना ज़रूरी होता है। प्रेषण पत्र में किन किन बातों का उल्लेख किया जाता है? माल भेजने वाले का नाम, माल पाने वाले का नाम, आप जिस स्टेशन से माल को भेज रहे हैं वो, जिस स्टेशन पर आपका माल पहुंचना है, क्या माल है आपका, उस माल का वज़न कितना है, उस माल पर भाड़ा कितना है, आपने भाड़ा चुका दिया है या नहीं चुकाया, इन बातों का उल्लेख किया जाता है। एक बार फिर से देखेंगे, वो माल जिसका मूल्य अधिक नहीं होता, जिसके मार्ग में टूटने का भय या खोने का भय नहीं होता, ऐसा माल हम मालगाड़ी द्वारा भेजते हैं। ठीक है, इस साधन का यूज़ करने के लिए हमें रेलवे अधिकारियों से एक निःशुल्क फॉर्म मिलता है जिसे हम प्रेषण नोट बोलते हैं। और इस प्रेषण नोट में हमें किन किन बातों का उल्लेख किया जाता है? माल भेजने वाले का नाम, पता, माल पाने वाले का नाम, हमारे दोनों स्टेशन जिससे माल भेजा जा रहा है और जिस पर माल भेजा जा रहा है, माल की पूरी जानकारी, माल का वजन, माल का भाड़ा दे दिया है या नहीं दिया है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सवारी गाड़ी द्वारा। इसका अपोजिट है वो माल जो जल्दी नष्ट हो जाता है, जो मूल्यवान है, वो हमारा किस द्वारा भेजा जाता है? सवारी गाड़ी द्वारा भेजा जाता है। ठीक है, इसके लिए भी हमें ध्यान रखिए, रेलवे अधिकारी से एक निःशुल्क फॉर्म मिलता है, उसे भरना पड़ता है, उसे हम बोलते हैं फॉरवर्डिंग नोट। बस आप इतना ध्यान रखेंगे, इसमें निश्चित दर से शुल्क लिया जाता है, यानी कि माल का ही शुल्क लिया जाएगा। इसमें माल से अधिक मूल्य पर शुल्क लिया जाता है, ये लिखा हुआ है। इसके लिए प्रेषक को अधिक भाड़ा देना पड़ता है। तो क्लियर हो गए दोनों पॉइंट्स। अब इसमें आप ध्यान रखेंगे, माल सवारी गाड़ी द्वारा भेजा जा रहा है, माल का प्रेषक माल के साथ नहीं जाएगा। ठीक है, जो माल है
वो जोखिम पर जाएगा। अब जोखिम किस तरह की हो सकती है? 2 तरह की हो सकती हैं। या तो प्रेषक ने माल भेजा और वो कह रहा है कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर माल भेज रहा हूँ, या फिर रेलवे अधिकारियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर माल भेजा जाएगा। यदि प्रेषण माल के प्रेषक द्वारा भेजा जा रहा है तो माल के अधिकारी को एक पत्र भरना पड़ता है जिसे हम जोखिम पत्र कहते हैं। ये जोखिम पत्र क्या होता है? माल भेजने वाले व्यक्ति स्वयं रेलवे की जोखिम पर माल भेज सकता है या फिर अपनी जोखिम पर माल भेज सकता है। यदि माल प्रेषक की जोखिम पर भेजा जा रहा है तो रेलवे अधिकारी प्रेषक से एक पत्र भरवाते हैं जिसे जोखिम पत्र कहा जाता है। ठीक है, माल को रेलवे अधिकारी की जोखिम पर भी भेजा जा सकता है, लेकिन रेलवे अधिकारी माल को तभी अलाउ करेंगे जब माल देखने में बिल्कुल ठीक होगा, उसके अंदर कोई ऐसा सामान ना हो जो टूट जाए या फिर नष्ट हो जाए। अगर रेलवे अधिकारी को ये डाउट है कि इस माल को ख़राब किया जा सकता है, ये माल टूट सकता है, तो वो कभी भी अपने ऊपर माल का दायित्व नहीं लेगा। इसको आप ध्यान रखेंगे। तो रिस्क नोट यानी कि जोखिम पत्र क्या होता है? यदि माल को भेजने वाला रेलवे अधिकारी से अपनी जोखिम पर माल भिजवाता है तो उसके लिए जो प्रेषक प्रपत्र भरता है वो हमारा जोखिम पत्र कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेलवे बिल्टी। अब स्टेशन पर माल हमारा क्लियर हो चुका है, हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि माल हम अपनी जोखिम पर भेजेंगे या रेलवे अधिकारी की जोखिम पर भेजेंगे। अब स्टेशन पर माल पहुंच गया, हमने उसका वज़न भी नपवा लिया। डिसाइड करते हैं फ्रेट के बारे में। अगर प्रेषक को फ्रेट देना होता है तो वो उसका पेमेंट कर देता है, और नहीं देना होता है तो वो रेलवे अधिकारी को बता देता है कि प्राप्त करने वाला उसका भुगतान करेगा। ठीक है, ये हमने अभी इतना बोला। जब माल रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है तो कर्मचारी अधिकारी माल के अनुसार भाड़ा तय करते हैं। यदि भेजने वाला व्यक्ति भुगतान नहीं करता तो पाने वाले से कहा जाता है। यहाँ से आपका रेलवे बिल्टी स्टार्ट होती है। जब माल रेलवे अधिकारी प्रेषक से माल की सुपुर्दगी प्राप्त कर लेता है, इसका मतलब ये है कि आपने अपना माल सभी प्रपत्रों को भरकर रेलवे अधिकारी को सौंप दिया, और जैसे ही रेलवे अधिकारी आपके माल की सुपुर्दगी प्राप्त कर लेगा तो इसके बदले में वो आपको एक रसीद देगा जिसे रेलवे बिल्टी कहा जाता है। ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। एक बार इसको फिर से देखेंगे। जब माल की सुपुर्दगी प्रेषक से रेलवे अधिकारी प्राप्त कर लेता है तो उसके बदले में जो प्रपत्र रेलवे अधिकारी द्वारा दिया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है? रेलवे बिल्टी कहलाता है। रेलवे बिल्टी में हमारी वो सभी कंडीशंस होती हैं जिन कंडीशंस पर रेलवे अधिकारी ने सहमति दी है कि हम आपका माल उस स्थान पर पहुंचाएंगे। वो सारी शर्तें होती हैं जिनको रेलवे अधिकारियों ने स्वीकार किया है। अब इसमें कुछ बातें लिखी होती हैं। वो बातें क्या होती हैं? प्रेषक का नाम और पता, प्राप्तकर्ता का नाम, पता, आप जिस स्टेशन से माल को भेज रहे हैं उस स्टेशन का नाम, जहाँ पर आप माल भेजना चाह रहे हैं उस स्टेशन का नाम, माल का विवरण पूरा, इसके साथ उसकी दशा, कंडीशंस, पैकिंग कैसी है, सील लगी हुई है नहीं लगी, अगर कांच का सामान है तो उसके ऊपर लिखा गया है कि आराम से पकड़िए। ठीक है, उसकी तोल, भाड़ा दे दिया है या प्राप्त करना है। तो रेलवे बिल्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या रेलवे बिल्टी विनिमय साध्य विलेख है? ये विनिमय साध्य विलेख क्या होता है? पहले इसी को हम ध्यान से एक बार पढ़ लेते हैं। विनिमय साध्य विलेख, देखिए विनिमय साध्य विलेख में 5 विशेषताएं होती हैं। हमने 11th में बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा था, तो उसी के ऊपर डिपेंड होते हैं। बेचान साध्यता, मतलब हम इसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बेचान कर सकते हैं। प्रतिफल के बदले में प्राप्त करना, जब भी आप इसको बेचान करेंगे या किसी बैंक या अन्य व्यक्ति को देंगे तो वो आपको प्रतिफल कुछ ना कुछ ज़रूर देगा। सद्भावना के साथ देना और लेना, इसकी ट्रांजैक्शन करते हुए आपकी भावना दोनों की समान होनी चाहिए, किसी भी तरह का फोर्समेंट नहीं होना चाहिए। परिपक्वता से पूर्व लेना, इसकी एक निश्चित तिथि होती है, उससे पहले की ट्रांजैक्शंस आपको करनी है। बेचान प्राप्तकर्ता का अधिकार दूषित न होना, यानी कि जिसको आप बेचान कर रहे हैं उसका राइट कभी भी बेकार नहीं होना चाहिए, मतलब उसके करेक्टर पर आपको स्पॉट नहीं करना है, चाहे बेचानकर्ता का अधिकार दूषित हो जाए, ये ध्यान रखेंगे। तो हमारी विनिमय साध्य विलेख में 5 विशेषताएं होती हैं।
लेकिन रेलवेबिलिटी में ये शुरू की 4 विशेषताएं पाई जाती हैं। उसमें बेचान साध्यता होती है, प्रतिफल भी प्राप्त किया जा सकता है, दोनों की सद्भावना समान होती है, इसकी एक निश्चित तिथि पर पहले लेयर दे दिया जाता है। इसमें 5वीं विशेषता नहीं पाई जाती। मतलब इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जैसे राम और श्याम 2 हैं व्यक्ति, रेलवेबिलिटी राम के पास है। तो श्याम ने क्या किया, श्याम ने राम से रेलवेबिलिटी चुरा ली और उसको हरि को भुगतान कर दी। श्याम ने अपना अधिकार तो दूषित कर लिया चोरी करके, और साथ ही साथ हरि का भी अधिकार दूषित हो गया, जबकि हरि को पता नहीं है कि रेलवेबिलिटी चोरी की है। तो इसमें रेलवेबिलिटी में 5वीं विशेषता नहीं पाई जाती, इसलिए रेलवेबिलिटी विनिमय साध्य विलेख नहीं है। इसको क्या कहा जाता है, ये अर्ध विनिमय साध्य विलेख है। ये अर्ध विनिमय साध्य विलेख इसलिए है क्योंकि इसमें विनिमय साध्य विलेख की 4 विशेषताएं तो पाई जाती हैं, 5वीं विशेषता नहीं पाई जाती। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेलवेबिलिटी क्या है, जोखिम पत्र क्या है, क्या रेलवेबिलिटी अर्ध विनिमय साध्य विलेख है, क्या रेलवेबिलिटी विनिमय साध्य विलेख है, दोनों का आंसर एक ही है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। इन विशेषताओं को लिखने के बाद आपको वो ही बताना है जैसे मैंने बताया। रेलवेबिलिटी में हमारी 4 विशेषताएं पाई जाती हैं, जबकि 5वीं विशेषता का अभाव रहता है, इसलिए रेलवेबिलिटी विनिमय साध्य विलेख नहीं है। यह क्या है, अर्ध विनिमय साध्य विलेख है। अब इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर आते हैं, जो बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, ये क्षतिपूरक बॉन्ड। क्षतिपूरक बंध क्या होता है। आपको पता है कि माल की सुपुर्दगी रेलवे अधिकारी प्राप्तकर्ता को तभी देंगे जब प्राप्तकर्ता रेलवेबिलिटी अधिकारी को देगा। देखो, जब माल भेजा जाता है, माल की सुपुर्दगी प्रेषक ने की, अधिकारी ने बिल्टी दी प्रेषक को। अब प्रेषक क्या करेगा, बीजक और बिल्टी बैंक के माध्यम से प्राप्तकर्ता पर पहुंचाएगा। अब प्राप्तकर्ता जब भी स्टेशन जाएगा, उसे सूचना मिलेगी कि माल आ गया है, तो वो स्टेशन जाएगा और अपना माल रेलवे अधिकारी से प्राप्त करेगा। रेलवे अधिकारी प्राप्तकर्ता का माल केवल उसी कंडीशन में देगा जब उसके पास उस माल से संबंधित बिल्टी होगी। ठीक है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि प्राप्तकर्ता के पास बिल्टी नहीं होती है या प्राप्तकर्ता से संबंधित बिल्टी हो जाती है और वो दावा करता है कि रेलवे अधिकारी से ये माल मेरा है, आप मुझे दे दीजिए। इस कंडीशन में रेलवे अधिकारी क्या करते हैं, प्राप्तकर्ता से एक फॉर्म भरवाते हैं। वो फॉर्म क्या कहलाता है, आपका क्षतिपूरक अनुबंध, क्षतिपूरक बॉन्ड कहलाता है। इसको भरवाने का संबंध इसलिए है जब भी बिल्टी खो जाती है या प्राप्तकर्ता के पास बिल्टी नहीं होती, तो क्षतिपूरक अनुबंध भरकर वो रेलवे अधिकारी से माल की सुपुर्दगी प्राप्त कर लेता है। बट इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि क्षतिपूरक बंध, क्षतिपूरक बॉन्ड, ये क्षतिपूरक अनुबंध भरते समय प्राप्तकर्ता जो फॉर्म भरा जाता है उस फॉर्म में लिखा क्या जाता है, उस फॉर्म में लिखा जाता है, यदि रेलवे अधिकारी को मेरे संबंध में किसी भी प्रकार की कोई सूचना प्राप्त होती है कि ये माल मेरा नहीं है, तो मैं माल की पूरी धनराशि भुगतान करने का अधिकारी हूँ। इस अनुबंध में ये लिखा जाता है कि अगर रेलवे अधिकारी को जरा भी शंका हुई या उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि प्राप्तकर्ता माल का रियल स्वामी नहीं है, तो प्राप्तकर्ता इस प्रपत्र पर हस्ताक्षर करके ये निश्चय करता है, यदि मैं माल का पूर्ण रूप से स्वामी नहीं पाया गया तो माल का जितनी भी धनराशि होगी उस सारी धनराशि का भुगतान मैं करूँगा।